नमस्कार, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मेरे भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पेपर में प्रश्न पूछा जा रहा है इस बार के एसएससी जीडी एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है। अभी आपका एग्जाम चल रहा है, जो मेरे भाई एग्जाम देकर आए हैं या आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कितने प्रश्न उठाए जा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो 31 जनवरी 2023 का यह पेपर है, प्रथम शिफ्ट का है और बिल्कुल मेरे भाई ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। और आज है 45 नंबर वीडियो, यानी इससे पहले हम लोग 44 वीडियो कर चुके हैं मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो एक एक शिफ्ट जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख लेना मेरे भाई, जिनका भी 2 दिन 3 दिन एग्जाम में अभी समय है मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल आपके लिए ज़रूरी है, हर एक मरीज के लिए एक दवा जरूरी होती है ना, जैसे वैसे ही आपके लिए यह वीडियो जरूरी है मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, एग्जाम का समय चल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अगर किसी का भला चाहते हो तो उसको भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलो देखा जाए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो मेरे भाई पहला सवाल पूछा गया है कि दूध और फेस क्रीम के उदाहरण है। देखो, दूध और फेस क्रीम जो होता है वो किसका उदाहरण होता है, तो इमल्सन का उदाहरण है। साइंस से यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो दूध और फेस क्रीम जो है इमल्सन का उदाहरण है, ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य अवसंरचना संकेतक के रूप में नहीं माना जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा जीवन यापन लागत मेरे भाई, ठीक है। स्वास्थ्य अवसंरचना संकेतक के रूप में इसको नहीं जाना जाता है, जीवन यापन लागत। हालांकि आप बाकी जो आपके ऑप्शन में दिख रहे हैं, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा, ये तीनों जो है स्वास्थ्य अवसंरचना के संकेतक माने जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हम जो कचरा उत्पन्न करते हैं वह होता है, देखो मेरे भाई, जो हम लोग कचरा उत्पन्न करते हैं तो उसको जैव निम्नीकरणीय बोलते हैं और अजैव निम्नीकरणीय, दोनों रूप के होता है मेरे भाई, दोनों प्रकार का होता है वह कचरा, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय। कुछ जो कचरा होता है गल जाता है, लेकिन कुछ जो है सड़ गल नहीं पाता है मेरे भाई, जैसे प्लास्टिक हुआ जो कभी सड़ता नहीं है मेरे भाई। तो ये सब आपके जैव और अजैव हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। तो 1 और 2 दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। माइक्रो फाइनेंस संस्था को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। देखो मेरे भाई, माइक्रो फाइनेंस संस्था जो है कम आय वाले व्यक्तियों के लिए, याद रखना, कम आय वाले व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है माइक्रो फाइनेंस संस्था, याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पक्का पूछा जाएगा। तो 1984 आपका सही उत्तर होने वाला है। भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन 1984 में मेरे भाई किया गया था, याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है। बिल्कुल आसान सा सवाल, जो भी बिहार के हैं उनको पता है, सूर्य देव के लिए यह समर्पित होता है छठ पूजा, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था मेरे भाई। तो देखो, उस समय आया था स्वर्ण सिंह समिति। कौन सा समिति? स्वर्ण सिंह समिति आया था और इसने सिफारिश किया था कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य होने चाहिए मेरे भाई, और इसलिए मूल कर्तव्य अभी भी हमारे भारतीय संविधान में दिखता है। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था। देखो मेरे भाई, हरित क्रांति का उद्देश्य जो है अधिक उपज देने वाली खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना ही हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य माना जाता है मेरे भाई, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं पूरी की जानी चाहिए। देखो मेरे भाई, जैसे आप लोग के लिए हाइट होता है, एसएससी जीडी के लिए आपका एक क्वालिफिकेशन मार्क्स होता है कि आपको इतना तक पास होना चाहिए, तो वैसे ही मेरे भाई राज्यपाल जो है इसको नियुक्त करने के लिए कुछ योग्यताएं रखी गई है जिसको पूरी की जानी चाहिए। पहला ऑप्शन में दिया है उसे एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए, हम दूसरे देश के नागरिक को कभी भी राज्यपाल नहीं बना सकते, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो पहला तो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा में बताया गया उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। बिल्कुल, ये भी सही है मेरे भाई। 35 वर्ष से नीचे का जो व्यक्ति है उसको राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता है, 35 से ऊपर उम्र होना चाहिए। तो हमारा 1 और 2 दोनों आपका सही उत्तर होने वाला है मेरे भाई, इस प्रश्न का याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निजी क्षेत्र संस्था
का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? देखो मेरे भाई, निजी क्षेत्र की संस्था जो है उसका प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है मेरे भाई। निजी क्षेत्र संस्था, कोई भी अगर निजी क्षेत्र संस्था बना है तो उसका प्राथमिक उद्देश्य होता है कि कैसे लाभ होगा मेरे भाई, याद रखना। तो लाभ आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जम्मू और कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? देखो मेरे भाई, इसका सही उत्तर होगा मनोज सिन्हा बन चुके हैं जम्मू और कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन सा संशोधन जो हुआ, जो वर्ष 2020 में हुआ था, जिसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ावा दिया? तो 2020 में एक संविधान संशोधन होता है 104 नंबर का। 104 नंबर का जो संशोधन था उसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण को बढ़ावा दिया था, याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत कौन सी है जो भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल से बनी है मेरे भाई? ठीक है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी आपको बताना है जो भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल से बना है? वो है हमारा स्थल मंडल मेरे भाई, याद रखना। ठीक है, स्थल मंडल आपका राइट आंसर होने वाला है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था मेरे भाई? ठीक है, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931 में आयोजन किया गया था और इसी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के तरफ से भाग लेने वाले पहले व्यक्ति थे, याद रखिएगा। गोलमेज सम्मेलन में पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ 31 और तीसरा हुआ 32। यानी कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? 3 हुए थे, 30, 31 और 32 में। 31 यानी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे कांग्रेस की तरफ से। और मेरे भाई ये सारे गोलमेज सम्मेलन आपके लंदन में कराए गए थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 1981 में निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा केलुचरण महापात्रा को 1981 में भारतीय गंधर्व महाविद्यालय के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया केलुचरण महापात्रा को। अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2022 में नागालैंड से भारत में राज्यसभा की पहली महिला सदस्य के रूप में किसे चुना गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है पेपर में मेरे भाई। ठीक है, तो अप्रैल 2022 में नागालैंड से राज्यसभा की पहली महिला सदस्य बनी थी फांगनोन कोन्याक, याद रखिएगा। पेपर में लगातार पूछा जा रहा है यह प्रश्न। तो फांगनोन कोन्याक जो है नागालैंड से भारत में राज्यसभा की पहली महिला सदस्य के रूप में चुनी गई, याद रखिएगा, फांगनोन कोन्याक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली का संबंध मुख्यतः पंजाब से नहीं है? देखो मेरे भाई, लुड्डी, भांगड़ा और गिद्धा ये तीनों के तीनों आपके पंजाब के लोक नृत्य शैली हैं, याद रखिएगा। ये जो आपको ऑप्शन नंबर 3 में लावड़ी दिख रहा है ये आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा मेरे भाई। कहाँ का? महाराष्ट्र का हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर यही होने वाला है। लावड़ी जो है पंजाब का ना होकर महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य शैली है, याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हरित क्रांति का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? देखो मेरे भाई, 1960 के दशक के मध्य यानी 65-67 के बीच में हरित क्रांति का प्रथम चरण आरंभ हुआ था। तो आप लोग दशक में अगर याद रखते तो 1960 के दशक में याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई? देखो मेरे भाई, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की खुदाई की गई थी, याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। फीफा के नियम के अनुसार, जो फीफा होता है फुटबॉल का, आधिकारिक स्वीकृति मैचों में उपयोग की जाने वाली फुटबॉल गेंद की परिधि का माप निम्न के बीच होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा 27 से 28 इंच के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे भाई बिल्कुल याद रखना कि फीफा के नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो आधिकारिक स्वीकृति मैचों में उपयोग की जाने वाली फुटबॉल की गेंद की परिधि का माप 27 इंच और 28 इंच का होना चाहिए। कौन बताया? फीफा के नियम के अनुसार, याद रखना है, क्योंकि फीफा ही फुटबॉल को रेगुलेट करता है मेरे भाई। उसके देखरेख में ही, फीफा के देखरेख में फुटबॉल का मैच होता है। जैसे क्रिकेट में आईसीसी है वैसे ही फुटबॉल में फीफा है मेरे भाई, याद रखना है। ठीक है, तो ये था हमारा कुल 20 प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरा कमेंट बॉक्स में छापना मेरे भाई। और भी वीडियो चाहिए तो बताते रहो आप लोग। हम लगातार आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो करा रहे हैं मेरे भाई, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।